सीएम धामी पहुंचे दिल्ली। विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में लिया प्रतिभाग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को सुधारने का दिया निर्देश। सीएम ने कहा, सभी अधिकारी कार्यालय में समय पर पहुंचे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को सीएम धामी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त। शहर में कई क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। नगर निगम की जमीनों को कराया गया मुक्त। और उत्तराखंड के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की बैठक में कई अधिकारी हुए शामिल। प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने नई दिल्ली का रुख किया हुआ है। नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं वो, जहां सीएम धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की। इस दौरान कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को सुधारने की नसीहत दी है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी कार्यालय में समय पर पहुंचे। इसके लिए उनके बायोमेट्रिक हाजिरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गुड गवर्नेंस को लेकर आहूत बैठक में सीएम धामी ने मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अविलंब बायोमेट्रिक प्रणाली के सुचारू रूप से अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं। सीएम धामी का कहना है कि मैं सभी कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने की अपेक्षा रखता हूं। इधर केंद्रीय श्रम सेवा योजन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के मध्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री से वन विभाग के एनओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र स्तर पर लंबित वन विभाग सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान दोनों के मध्य वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आस्था के प्रमुख केंद्रों के साथ ही वन और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भ्रमण के दौरान एफआरआई में वन और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मामलों में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट और कैंपा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। प्रकार से समाधान हो, ठीक प्रकार से उनका निस्तारण हो, उसको लेकर कार्यालय में ऐसी व्यवस्था की गई है। जो भी शिकायत करता है या समस्या जो भी यहाँ पर अपने आवेदन के माध्यम से देंगे, वो सीधे रजिस्टर्ड होने के बाद 1905 लाइन हो जाएगी और संबंधित विभाग को चली जाएगी। तो उसका एक डाटा यहाँ पर बना रहेगा। वन विभाग से संबंधित हमारे राज्य का विकास सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और आज माननीय वन मंत्री पिछले 2 दिन से यहाँ पर हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की यहाँ समीक्षा की है, बहुत सारे समाधान और निस्तारण दोनों किए हैं
क्योंकि वन विभाग की एनओसी मिलने के और न मिलने के कारण से बहुत सारे जो हमारे कार्य वो बाधित होते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि उनको जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर एनओसी दे दी जाए, उनका निस्तारण कर दिया जाए। माननीय वन मंत्री जी ने सकारात्मक रूप से हमें सब आश्वासन दिया। समय की बड़ी महत्ता है और सभी लोगों को, चाहे हमारे सभी कार्मिकों, जो तय समय है उस समय पर सभी को कार्यालय में पहुंचना चाहिए और तय समय तक काम करना चाहिए। उसको लेकर बायोमेट्रिक हो या तय समय सीमा के लिए जो भी मापदंड हो सकते हैं, मैंने आज मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर लागू करें। इधर राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। शहर के कई क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर निगम की जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। पिछले कई दिनों से निगम प्रशासन की टीम जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाने में जुटी है। सहस्त्रधारा रोड स्थित राजेश्वर नगर में निगम की जमीन पर बनाए गए पार्क को जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया है। 3 दिन पहले इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। पार्क में लगाए गए शिलापट को भी हथौड़े की मदद से तोड़ दिया गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। इसके साथ ही रायपुर के अधोईवाला क्षेत्र में निगम की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान 2 दुकानों और एक मकान को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। उत्तराखंड के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं इस बीच उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अधिकारी आम जनता को सहूलियत देने का काम करें, न कि उनके उत्पीड़न का। उन्होंने कहा कि लगातार उनके पास कंपाउंडिंग के नाम पर लोगों को उत्पीड़न करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अपनी कार्यशैली में सुधार लेकर आएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नक्शों को पास करने की प्रक्रिया में सरलीकरण लाएं, जिससे लोगों को आसानी से अपने आवास के नक्शे उपलब्ध हो सकें। एक टोल फ्री नंबर में इसमें अभी, क्योंकि अभी मैं प्राथमिक बैठकें ले रहा हूं और कोशिश करेंगे, हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे जिसके आधार पे जो भी शिकायत आएगी, जो मेरे तक भी आएंगी और वरिष्ठ अधिकारियों तक भी आएंगी, और उसको भी तय करेंगे कि इस दिन तक इसको आप किसी भी तरह से क्लियरफाई करिए। जनता को यदि उसमें कहीं और कोई दिक्कत है तो जनता को बताया जाना चाहिए। यानी कि समस्या यदि है तो समस्या का मतलब समस्या बढ़ाना नहीं है, समस्या का मतलब समस्या घटाना है। इधर देहरादून के थाने में बनी सूर्यधार झील का मामला फिर तूल पकड़ रहा है। दरअसल सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि सूर्यधार झील 7 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो गई है, जिसकी कहीं भी परमिशन नहीं थी। जानबूझकर अधिकारियों ने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया है। सतपाल महाराज ने भरी मीटिंग में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकारा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत थानों में पिछली सरकार के दौरान सूर्य झील का निर्माण हुआ था, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। उस दौरान ही सिंचाई मंत्री रहे सतपाल महाराज ने सूर्यधार झील के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी और कई तरह की अनियमितताओं की बात भी कही थी। इसके बाद ही इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए थे, जिसकी जांच अब भी जारी है। कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही है। इसमें ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि जांच चल रही है और मेरा कहना उचित नहीं होगा। पर मैंने इतना उदाहरण दिया कि भी बिना किसी अनुमति के और बिना किसी आदेश के आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये चिंताजनक बात लगता है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस टाइम पे नहीं। अब मैं वो सब जांच का विषय है, जांच सामने आ जाएगी। जांच योजनाओं, परियोजनाओं, वार्ड सुरक्षा कार्य, ये सब तो आप लिख रहे हैं, और सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के। ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। आगामी 4 धाम यात्रा के प्रारंभ होने से पहले यात्रा में चलने वाले को
मसल वाहनों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आरआई परिवहन विभाग चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि फिटनेस के लिए आने वाली गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स, गाड़ी रोकने के लिए लकड़ी का गुटका, डस्टबिन गाड़ी में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ गाड़ी की फिटनेस को भी अच्छे प्रकार से चेक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 65 गाड़ियां चेक की गई हैं और अनेकों वाहन और अभी इस प्रक्रिया में खड़े हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों को फिटनेस हो जाने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसे कार्यालय से या ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर पर्यटकों की यात्रा सुगम और सरल हो सके, इसे लेकर परिवहन विभाग सतर्कता बरत रहा है, जिसके चलते यात्रा में चलने वाले वाहनों की फिटनेस को जांचा और परखा जा रहा है। यात्रा पे जाने वाली जितनी भी गाड़ी हैं कार्यालय में मंगाई जा रही हैं और उन पे जो भी रिक्वायर्ड है फिटनेस के लिए वो सारी चेक है। इसके अलावा फिटनेस के अलावा भी गाड़ी में जो है फर्स्ट एड बॉक्स और गुटखा रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए गुटखा, और इसके अलावा जो है डस्टबिन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्री सामान जो गंदगी फैलें वो उसी में रखें। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी नगर निगम सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी सेनानियों और उत्तराधिकारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट, महापौर जोगेंद्र सिंह रौतेला और आयुक्त कुमायूं दीपक रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम में छात्राओं ने मां सरस्वती गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में HR बहुगुणा की तरफ से रचित सेनानी सम्मान गीत, सेनानी गाथाओं की कीर्ति कुंज दिखलाएंगे, गीत गाया गया। महापौर और आयुक्त ने उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट और सरदार भगत सिंह के पोते विश्वजीत सिंह सहित 20 सेनानियों को सम्मानित किया। वहीं आयुक्त कुमायूं दीपक रावत ने सभागार में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को नमन करते हुए कार्यक्रम हमारे सेनानियों की तरफ से किए गए सर्वोच्च बलिदान को जीवंत रखता है। उन्होंने ये कहा कि उनके बलिदान को जीवंत रखने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। उनके तप, बलिदान, त्याग, देश प्रेम और इनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। शिशु भारती है, उन्होंने इसमें लिखा है बहुत अच्छी चीज। इसमें 2 चीजें बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक तो जो सेनानी गाथाएं उनको सुनाने की बात। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट हम क्या दे सकते हैं? सबसे बड़ी रिस्पेक्ट तो यही दे सकते हैं जो स्ट्रगल हुआ था उससे आगे बताया जाए, उसके बारे में बोला जाए, उस स्ट्रगल को, उस सैक्रिफाइस को, उसे जीवित रखा जाए और हम सब उसे जाने। इस काम में मैं आज के इस फंक्शन को देखता हूँ। एक गवर्नमेंट का पुराना जियो भी है, उसको हम काफ़ी हद तक सोचते थे कि फॉलो करें कि जितने हमारे चौराहे हैं या हमारे सार्वजनिक मार्ग हैं, इसको फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखना या फिर हमारे जो शहीद उनके नाम पे रखने का है। तो इसको भी हम एक नए सिरे से, विशेषकर आप जानते हैं कुमाऊं का तो जो फ्रीडम फाइटिंग का हेरिटेज बहुत रिच है। इधर उत्तरकाशी जिलाधिकारी श्री अभिषेक रुहेला ने हर्षिल निजी गेस्ट हाउस में 3 मई से प्रारंभ होने जा रही यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी ने जल संस्थान, विद्युत, स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पंचायत, यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा मार्गों, गंगोत्री पैदल मार्ग, सड़क मार्गों के मुख्य पड़ावों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गंगोत्री मंदिर परिसर, हिना चेक पोस्ट और गंगनानी में यात्रा मार्गों के मुख्य पड़ावों पर लाउड स्पीकर, माइक लगाने के निर्देश पुलिस और पर्यटन विभाग को दिए ताकि विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्रियों को यात्रा संबंधित आवश्यक जानकारियां मिल सके। जिलाधिकारी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यात्रा पर आने वाले सभी लोगों और श्रद्धालुओं के साथ अतिथि देवो भव का व्यवहार बनाए रखा जाए। गंगोत्री धाम का निरीक्षण और दर्शन भी कुछ समय पहले भी किए थे, तो उस समय कई विभागों के कार्य वहाँ गतिमान थे। रास्ते को लेकर सड़क के कार्य चल रहे थे और धाम में भी कुछ
विकास कार्य गतिमान थे। आज उन्हीं के बारे में अभी फिर पुनः बैठक हुई है हमारी विभागों के साथ, और माननीय क्षेत्र के कुछ स्थानीय नागरिक भी यहाँ उपस्थित थे, तो उनके भी हमने सुझाव लिए हैं और कार्य संतोषजनक रूप से लगभग अब समाप्ति की ओर हैं, और जो अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए हैं उन पर भी हम कार्रवाई आगामी दिनों में करेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी के बयान पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने निशाना साधा। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी के बयान नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और उनके बगैर पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, इस पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तो कांग्रेस का अस्तित्व बचा ही कहां है। उन्होंने कहा कि सब चिंतन मनन करके देखें तो यह अस्तित्व खत्म होता स्वतः ही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की एक जीवन आयु होती है और कांग्रेस की वो आयु पूर्ण हो चुकी है। पूर्व विधायक ने कहा कि अब जो आने वाला स्वर्णिम युग है वो भाजपा सरकार लेकर आ रही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विकास के साथ राष्ट्रवाद की विचारधारा रखते हैं वो बीजेपी है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान को लेकर कहा कि उनकी चिंता किस बात की सूचक है ये स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है। सब लोग चिंतन मनन करके देखें, आज गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया, और जैसे गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया तो कांग्रेस का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। हर व्यक्ति की कोई ना कोई जीवन आयु होती है, तो वो जीवन आयु पूरा कर चुकी है। उनके अनाप शनाप कार्यक्रम, उनके अनाप शनाप कार्य जो तमाम देश की जनता जानती है, जितने घोटाले हुए समझता हूँ कि ये अंतिम चरण है। अब जो आने वाला स्वर्णिम युग है जिसको हम किसी नाम से संबोधित करें, तो अगर राष्ट्रवाद की कोई चिंता करने वाला व्यक्तित्व है तो वो केवल भारतीय जनता। इधर 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसके लिए सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। केदारनाथ में अधिक तीर्थयात्रियों के आने पर अव्यवस्था न हो, इसे देखते हुए धाम में रात को सिर्फ 6,000 श्रद्धालुओं ही ठहराए जाएंगे, जबकि पहले ये आंकड़ा 8,000 के पार था। साथ ही सोनप्रयाग से ही यात्रियों के ठहरने और गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी से लिंचोली तक भी 2,000 यात्रियों की व्यवस्था की जाएगी। डीएम ने यात्रा से जुड़े विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने को कहा है। 6 मई से शुरू हो रही बाबा केदार की यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के काफी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। केदार घाटी के होटल, लॉज, रेस्टोरेंट के साथ ही GMVN को जून माह तक फुल बुकिंग मिल चुकी है। साथ ही प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रियों के ठहरने के लिए योजना बनाई जा रही है, जिससे धाम में अव्यवस्था का माहौल पैदा न हो। वहीं धाम में यात्रियों का कम से कम दबाव रहे, इसके लिए केदारनाथ में रात्रि के लिए 6,000 श्रद्धालुओं को ही ठहराया जाएगा। केरल के मॉडल पर उत्तराखंड में युवा आयोग बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में 9,000 PRD जवानों को साल में 330 दिन का रोजगार दिए जाने की भी योजना है। अन्य विभागों में भी इनका समायोजन किया जा सके, इसके लिए खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को एक्ट में संशोधन के निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्थित कक्ष में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, इसके लिए 500 करोड़ की जरूरत होगी। बजट के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। खेलो इंडिया के लिए जिम और इंडोर स्टेडियम बनने हैं। बैठक में मंत्री ने इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। नई खेल नीति के शासनादेश के संबंध में अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर मंत्री ने कहा कि नई खेल नीति को लेकर जल्द शासनादेश जारी किया जाए। बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार, अपर सचिव GS रावत, अपर निदेशक राकेश चंद्र डिमरी, संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल मौजूद रहे। केरल के मॉडल पर उत्तराखंड में युवा आयोग बनाए जाने की तैयारी है। इससे युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर मिलेंगे। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आयोग सरकार को खेलों की बेहतरी के लिए सुझाव देने के साथ ही अन्य आयोगों की तरह काम करेगा।
उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। प्रदेश में शुक्रवार को वनाग्नि की 115 घटनाएं हुई, जिनमें 149 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसे मिलाकर प्रदेश में इस फायर सीजन में वनाग्नि की 1558 घटनाओं में 2581 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि और आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक हुई वनाग्नि घटनाओं में पिथौरागढ़ निवासी एक महिला की मौत हुई है, जबकि वन विभाग के 6 दैनिक और नियमित कर्मचारी झुलस गए हैं। पिछले साल 2780 घटनाओं में 3927 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में पिछले साल वनाग्नि की कुल 2780 घटनाएं हुई, जिनमें 3927.13 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इधर दिल्ली से बस से रुद्रपुर लौट रहा छात्र हल्द्वानी में बेहोश मिला है। उसे रुद्रपुर उतरना था, मगर बस के चालक और परिचालक ने उसे हल्द्वानी के छतरी चौराहे पर उतार दिया। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर वसुंधरा कॉलोनी निवासी विमल कुमार सक्सेना ने कहा कि उनका भतीजा दिल्ली में सीए की तैयारी कर रहा था, जो 26 अप्रैल को घर जाने के लिए एक निजी बस में सवार हुआ था। उनका आरोप है कि रास्ते में कुछ खाने के बाद वो बेहोश हो गया। चालक और परिचालक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे हल्द्वानी में बस से चौराहे पर उतार दिया, जहां युवक बेहोशी की हालत में था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। इधर सरोवर नगरी नैनीताल में कुमायूं मंडल विकास निगम के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। कहा कि निगम की आय बढ़ाने और पर्यटक आवास गृहों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही निगम की कमजोरियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी। निगम मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त एमडी तोमर ने कहा कि निगम के घाटे वाली इकाई की समीक्षा की जाएगी और जरूरी होने पर घाटे में चल रहे पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड में दिया जाएगा। निगम के निवर्तमान एमडी नरेंद्र भंडारी का तबादला जिलाधिकारी चंपावत के पद पर हुआ है। वहीं नए एमडी विनीत तोमर 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो बिजनौर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तोमर ने कहा कि गैस की होम डिलीवरी कराना है। इसके अलावा कुमायूं के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें गर्म पानी, ताड़ी खेत, इसके साथ ही साथ सुनकिया, मुक्तेश्वर, रायगढ़, बेरीनाग, नैनीताल, सिडकुल, रुद्रपुर स्थानों पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ निगम हित में कर्मचारियों की जायज मांग पर भी विचार किया जाएगा। इससे पूर्व नए एमडी विनीत तोमर ने पदभार ग्रहण करते हुए निगम के महाप्रबंधक एपी वाजपेयी, पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट, सुनीता शाह, दीपक पांडे ने उनका स्वागत किया। मसूरी की बात कर रहे हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार की तरफ से महिलाओं के साथ अभद्रता और जौनपुर समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करने का मामला आखिरकार शांत हो गया है। दरअसल विनोद कुमार द्वारा मसूरी कोतवाली में सार्वजनिक रूप से जौनपुर के समाज के लोगों से उन्होंने माफी मांगी और इस तरीके का व्यवहार दोबारा न करने का भी आश्वासन दिया। इसे लेकर विनोद कुमार ने लिखित माफीनामा देते हुए सोशल मीडिया में अपना माफीनामा दिया है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। वहीं इससे पहले मसूरी जौनपुर समाज के लोगों ने मसूरी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही मुख्य चौक पर जाम लगा दिया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मसूरी में कुछ लोग क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, जो शहर के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मसूरी एक छोटा शहर है, जहां पर सभी समाज धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और ऐसे किसी भी समाज को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभासद गीता कुमारी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका पर्यटन प्रभारी द्वारा पूर्व में भी कई बार लोगों के साथ अभद्रता की गई है। इसे लेकर कई बार उनको माफ किया गया था। पालिका के कर्मचारी भी
भी साथ है वो भी त्रस्त हैं उसकी इन हरकतों से, परेशान है। अभी हमारे सम्मानित सभासद भी कह रहे थे, वो भी लिखने देने को तैयार है। तो अगर अकेले अध्यक्ष जी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए और इमीडिएटली किया जाना चाहिए। समाज के लोग आए हैं तो वो इसलिए नहीं आए कि उनके समाज में उंगली उठी है, वो इसलिए आए कि पूरा शहर, पूरा मसूरी विधानसभा, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। तो इसी क्षेत्रवाद, जातिवाद को हमें खत्म करना और ऐसे बदतमीज लोगों पे, असभ्य लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर सारा समाज आज एकजुट हुआ है। अन्य मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि कृपया शासन प्रशासन से बात करके एसडीएम, डीएम और कमिश्नर के द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए कि क्यों एक व्यक्ति विशेष को बार बार प्रोटेक्शन दिया जा रहा है नगर पालिका के। इधर आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसे लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार की तरफ से चारधाम को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। यात्रियों को चारधाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल 3 मई से उत्तराखंड के चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए गुजरात से आए यात्रियों का पहला जत्था माया देवी प्रांगण से रवाना हुआ है। चारधाम को जाने वाले पहले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं, जो चारधाम यात्रा में प्रदेश सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे गुजरात के यात्री हितेश जोशी का कहना है कि वो और उनका परिवार चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है और प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं से भी खासा संतुष्ट है। उन्होंने यहां लोगों से अपील भी की कि वो बेखौफ होकर चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे। वो खोजी चौथी बार चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए, यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और चार धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और चलिए इसके साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन।